हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज का सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो यूपीएससी, एसएससी और बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम पहले डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 21 और 22 मई की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को। तो देख लेते हैं पहला एमसीक्यू। Which state's chief minister has launched Lok Mini, a first of its kind public interaction program for readdressal of public complaints? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए अपनी तरह का पहला सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम लोक मिलनी लॉन्च किया है? तो ये सब लॉन्च करने वाले हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने इस लोक मिलनी कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद विच स्टेट गवर्नमेंट will launch India's first state-owned over-the-top platform named C-Space? यानी कौन सी राज्य सरकार भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस नाम से लॉन्च करेगी? यानी जो सी स्पेस प्लेटफॉर्म है उसको किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये ऐसा करने वाला जो स्टेट है वो है अपना केरला। तो ये केरला ने लॉन्च किया है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ई होगा। उसके बाद द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड यूएसडी 350 मिलियन, यानी 350 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किए हैं एज ए फाइनेंशियल एड फॉर द श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। जो श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट है वो गुजरात का प्रोजेक्ट है और ये 500 मिलियन यूएस डॉलर का एक प्रोजेक्ट है जिसमें से 350 मिलियन यूएस डॉलर अपना वर्ल्ड बैंक देगा। तो ये कौन से स्टेट का प्रोजेक्ट है? तो ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द होलसेल price index WPI based on inflation in India has risen to what percent in April 2022? यानी भारत में थोक मूल्य सूचांक WPI आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, 15.08। तो ये जो बढ़कर कितनी हो गई है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़कर 15.08% हो चुकी है। ठीक है, ये अप्रैल 2022 के लिए बताया गया आंकड़ा है। आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई द पब्लिक सेक्टर बैंक हैव रिपोर्टेड ओवर ए 51% डीप इन द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड्स टू द आरएस। कितने, यानी कहने का मतलब है आरबीआई के अकॉर्डिंग जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो फ्रॉड होता था, अब वो फ्रॉड जितने का होता था उसमें 51% गिरावट आ गई है, यानी अब फ्रॉड्स कम होने लगे हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है मार्च 2022 तक, तो अभी तक जितने फ्रॉड्स काउंट हुए हैं तो उनकी कीमत कितनी है ये आपसे पूछी गई है। ये है, ये जो कीमत है ये है 40,295 करोड़ की। ठीक है, यानी अभी तक कितने फ्रॉड हो चुके हैं? अभी तक लगभग 40,295 करोड़ का घोटाला यानी फ्रॉड हो चुका है बैंकिंग के साथ। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो फ्रॉड है ये पिछले साल से 51% कम हो चुका है, यानी ये जो 40,295 करोड़ है ये कम हुई एक तरीके से घोटाले की कीमत है। ठीक है, उसके बाद रुचि सोया हैज एक्वायर्ड पतंजलि आयुर्वेद फूड बिजनेस फॉर आरएस। यानी जो रुचि सोया ने जो पतंजलि को एक्वायर कर लिया है, पतंजलि खाद्य व्यवसाय को खरीद लिया है, वो कितने रुपए में खरीदा है? तो ऐसा 690 करोड़ में खरीदा गया है। ठीक है, यानी रुचि सोया के द्वारा जो पतंजलि फूड बिजनेस है वो 690 करोड़ की कीमत में खरीद लिया गया है। उसके बाद विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? जो भारत का पहला जो डेंटल इंश्योरेंस प्लान है वो पंजाब नेशनल बैंक मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद द नेम and the journalist
who has won the Williams E. Kolbe Award 2022 for his book The Hardest Place, The American Military Adrift in Afghanistan Patch Valley। ये एक जर्नलिस्ट हैं और ऑथर हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है, नाम क्या है, द हार्डेस्ट प्लेस। और ये हार्डेस्ट प्लेस एक अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट है जो कि पैच वैली अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक ऑपरेशन के दौरान, जो कि अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन था अमेरिकी का, तो वहां पर जो उन्होंने जो फेस किया, जिस तरीके के हर्डल फेस किए, तो उन पर एक किताब लिखी गई है। और ये किसने लिखी है आपसे पूछा गया है। तो ये किताब लिखने वाले ऑथर हैं वेजले मॉर्गन। वेजले मॉर्गन को इस साल का ई कोल्बी अवार्ड मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद द वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, यानी जो विश्व मधुमक्खी दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 मई को। ठीक है, तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड बी डे 2022, 2022 के विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम क्या थी। थीम आपसे पूछी जाती है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी डे मनाया जाता है, जो भी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, उसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सभी थीम्स को आप अच्छे से फोकस करेंगे। यहां पर जो थीम पूछी गई है विश्व मधुमक्खी दिवस की, ये थीम है द बी एंगेज्ड। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है बी एंगेज सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो थीम है आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एवरी ईयर ऑन द थर्ड फ्राइडे ऑफ मई, यानी मई के तीसरे शुक्रवार को हर साल पीपल अक्रॉस द ग्लोब ऑब्जर्व इंटरनेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, जो अंतरराष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है, वो हर साल मई के तीसरे फ्राइडे को मनाया जाता है। तो इस साल ये कब मनाया गया, ये दिन कौन सा था, फ्राइडे का था, और तारीख क्या थी ये आपसे पूछी गई है। ये 20 मई को मनाया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 20 मई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे 2022, यानी 2022 की राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस की थीम क्या थी, उसका विषय क्या था। तो ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यहाँ पर जो थीम थी किसकी, 2022 के नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिल बैजल हैज रिजाइंड रिसेंटली, अनिल बैजल ने हाल ही में क्या है, इस्तीफा दे दिया है। तो ये कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर ए, यानी ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एविएशन कंपनी हैज अपॉइंटेड पीटर्स एल्बर्स एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पीटर एल्बर्स को एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। तो ऐसा करने वाली कंपनी है इंडिगो। तो यहां पर करेक्ट आंसर है अपना आंसर नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद द नेम द फिफ्थ इंडियन वोमेन टू विन वर्ल्ड टाइटल एट द वोमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, भारतीय महिला का नाम बताना है जिन्होंने वोमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, और ये भारत की 5वीं महिला है। ठीक है, तो ऐसा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली महिला है निखत जरीन। तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। यहां पर हम एक एक करके 21 और 22 मई की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे, और इन्हीं न्यूज से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनेंगे वो कल के करंट अफेयर में बनेंगे। तो एक बार जरूर देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के इस सेशन में। देखिए, इंटरनेशनल डे टी डे 2022 सेलिब्रेट्स ऑन 21 ऑफ मई, 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। ठीक है, जो चाय लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, और सभी के लिए इंपॉर्टेंट डे है, जो कि आप जो भी एस्पिरेंट किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो 21 मई है उसको इंटरनेशनल टी डे मनाया गया।
इसके बारे में और पढ़े तो इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मई एवरी ईयर। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको डेजिग्नेट किया था 21 मई के रूप में। और इंटरनेशनल टी डे बेस्ड है किसके, एक प्रपोजल पर जो कि इंडिया के द्वारा दिया गया था। इंडिया के द्वारा दिया गया एक प्रपोजल था जो कि यूएन की जनरल असेंबली को दिया गया था, और इसी आधार पर एक इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। ठीक है, ऐसा ये FAO इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप IGG ऑन टी इन अक्टूबर 2015 को ये बनाया गया। कहने का मतलब है ये जो दिवस है ये IGG इंट्रो गवर्नमेंटल ग्रुप के द्वारा 2015 में घोषित किया गया था, यानी इसकी शुरुआत 2015 से हुई है। अगर हम बात करें बिफोर 2019 से पहले की बात है तो दिसंबर 15 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टी डे, यानी जो 21 मई को मनाया जाता है पहले ये 2019 से पहले ये 15 दिसंबर को मनाया जाता था। इंटरनेशनल डे 15 दिसंबर को मनाया जाता था 2019 से पहले, लेकिन अब 21 मई को ये इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पहला इंटरनेशनल टी डे वो दिल्ली में मनाया गया था 2005 में। ठीक है, और उसके बाद टी डे इज ए बेवरेज। टी क्या है, एक बेवरेज है, और ये क्या है, एक प्लांट से निकाला जाता है और उसका प्लांट का नाम है कैमेलिया साइनेंसिस प्लांट है। कैमेलिया साइनेंसिस एक प्लांट है जहां से ये टी बनाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें जो ये डे मनाया जाता है ये एक अवेयरनेस को फैलाने के लिए मनाया जाता है ताकि सेफ ड्रिंकिंग और कंडीशन फॉर द टी वर्कर्स, जो सेफ वर्किंग कंडीशंस को एक डिफाइन करने के लिए डे मनाया जाता है। जो टी वर्कर्स होते हैं, जो चाय के कारखानों में काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है ताकि उनकी सेफ ड्रिंकिंग हो और उनका जो कार्यस्थल है वो अच्छे से मेंटेन हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट 2022 ये मनाया गया 21 मई को, यानी संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए जो विश्व दिवस मनाया जाता है वो 21 मई को मनाया जाता है। ये डे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इस दिन की तो ये है यूएन जनरल असेंबली ने इसको रिकॉग्नाइज्ड किया है, एक रेजोल्यूशन पास किया था और ये डिक्लेयर किया था कि 21 मई को हम वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट मनाएंगे। यानी जो वर्ल्ड डे है ये मनाया जाएगा कल्चर के लिए, डाइवर्सिटी के लिए और संवाद और विकास के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि 2001 में यूनाइटेड नेशन ने एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनेस्को है, ठीक है, 2001 में यूनेस्को ने क्या अडॉप्ट किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द बुद्धा स्टैच्यू ऑफ बामियान इन अफगानिस्तान 2001। क्या हुआ 2001 में, क्या हुआ था अफगानिस्तान में एक बामियान में क्या था, एक स्टैच्यू था, किसका था, बुद्धा का, और वहां पर उसका डिस्ट्रक्शन किया गया। डिस्ट्रक्शन का मतलब तोड़ दिया गया उसको। तो उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रख मतलब करते हुए क्या किया, जो यूएन है, यूनेस्को है, उन्होंने कल्चर को और डाइवर्सिटी को बचाने के लिए इस दिवस की घोषणा की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है, और इसके जो हेड है और डायरेक्टर जनरल है वो है ऑद्रे अजूले। ऑद्रे अजूले क्या है, इसके डायरेक्टर हैं या हेड है। अगर हम बात करें यूनेस्को, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। 16 नवंबर 1945 में क्या है, इस यूनेस्को की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है और इसको कब स्थापित किया गया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स रॉकेट इंजन। जो स्काई रूट एरोस्पेस है, इन्होंने अपने रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो रॉकेट इंजन कौन सा है, एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। द प्राइवेट सेक्टर रॉकेट मेकर्स
स्काई रूट। ये जो स्काई रूट एरोस्पेस है प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक प्राइवेट सेक्टर क्या है, रॉकेट मेकर है। इन्होंने सक्सेसफुली क्या किया, टेस्ट किया है इसके कलाम 100 रॉकेट का, कलाम 100 रॉकेट का सक्सेसफुली टेस्ट किया है, और जो कि पावर प्रोवाइड कराएगा विक्रम 1 रॉकेट के थर्ड स्टेज को। यानी जो विक्रम 1 रॉकेट है, ये जब अपनी थर्ड, जैसे लॉन्च होने के बाद जब ये थर्ड स्टेज में जाएगा, तो उस स्टेज में ये कलाम 100 उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। देखिए, एक रॉकेट जब लॉन्च होता है तो वो कई स्टेजेस में क्या होता है, लॉन्च होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही वो टेक ऑफ करता है तो पहली स्टेज चलती है, उसके बाद सेकंड स्टेज चलती है, उसके बाद थर्ड स्टेज चलती है। जो थर्ड स्टेज होगी उसमें जो एनर्जी का एक तरीके से सप्लाई करेगा वो करेगा कलाम 100। ठीक है, तो कलाम 100 का सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है, किसके द्वारा, ये स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अगर हम बात करें तो इनका एक विक्रम 1 रॉकेट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब बढ़िया रॉकेट है। अगर हम इसकी थर्ड स्टेज की बात करें और इसकी, तो इसको कौन एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, वो कराएगा कलाम 100। ठीक है, और इसका नाम प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आरबीएल बैंक और अमेजोन पे टाई अप टू ऑफर यूपीआई पेमेंट। क्या है, आरबीएल ने और अमेजोन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और किस लिए किए हैं, ताकि यूपीआई पेमेंट को आसान और अच्छे से मतलब किया जा सके। ठीक है, आसान बनाया जा सके यूपीआई पेमेंट को। ठीक है, इसके बारे में पढ़े तो आरबीएल बैंक ने अमेजोन पे ने क्या किया है, अमेजोन वेब सीरीज नहीं, वेब सर्विस हैव पार्टनर्ड टुगेदर टू डिलीवर यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पेमेंट। यानी जो आरबीएल बैंक है और अमेजोन पे है, इन्होंने समझौता किया है आपस में, इन्होंने टाई अप किया है ताकि यूपीआई पेमेंट को आसान बनाया जा सके। ठीक है, अगर हम बात करें अमेजोन पे, ये क्या करेगी, एक ग्रांट करेगी आरबीआई बैंक को एक यूपीआई आईडी, और इसके तहत हैंडल किया जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो अमेजोन पे है वो क्या करेगी, आरबीएल बैंक को एक यूपीआई आईडी देगी, और वो जो यूपीआई आईडी है उसको हैंडल किया जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा उस आईडी को हैंडल किया जाएगा, और उसी आईडी के हेल्प से क्या होगा, जो यूपीआई पेमेंट करना है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अमेजोन के फाउंडर की, तो अमेजोन के फाउंडर हैं अपने जेफ जेफ बेजोस, और अमेजोन के सीईओ हैं एंडी जेसी, और आरबीएल जो बैंक है आरबीएल, उसके हेडक्वार्टर हैं मुंबई में, और आरबीएल कब स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। ठीक है, आरबीएल की। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, एंटी टेररिज्म डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मई। 2022 का आतंक विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया। देखते हैं क्या है, एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 21 मई। 21 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो ये कब शुरू हुआ था, ये हुआ था डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके डेथ एनिवर्सरी पर ये दिन मनाया जाता है। क्या है, उनकी मौत क्या हुई थी, एक तरीके से टेररिस्ट अटैक से हुई थी। एक महिला थी, उन्होंने अपने कपड़ों में बम छुपा रखा था, और जैसे ही वो उनसे मिलने गई तो विस्फोट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, इनको असैसिनेट किया गया था श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में। ठीक है, एक सुसाइड बॉम्बिंग के हेल्प से, एक वुमेन थी जो कि कहां से थी, ये लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलाम, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स एलाम से एक टेररिस्ट ग्रुप है, वहां की ये महिला थी जिन्होंने इनको उड़ा दिया था। उसके बाद चाइना प्लान कर रहा है, चाइना प्लान्स वर्ल्ड फर्स्ट हैबिटेबल प्लेनेट सर्च विद द स्पेस टेलीस्कोप। क्या कर रहा है चाइना, चाइना आजकल पृथ्वी जैसा कोई हैबिटेबल प्लेनेट को खोज रहा है। ठीक है, जहां पर जीवन संभव हो। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, चाइनीज साइंटिस्ट हैव प्रपोज्ड ए स्पेस प्रोजेक्ट टू सर्वे द स्काई थ्रू ए स्पेस बोर्न टेलीस्कोप टू हॉन्ट फॉर हैबिटेबल अर्थ लाइक प्लेनेट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम। क्या है,
जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल के बाहर ऐसा कोई हैबिटेबल प्लेनेट हो जो कि जहां पर जीवन संभव हो, ऐसी खोज में चाइना निकल पड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अबाउट 32 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ ऐसी खोज की जाएगी, यानी जो अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी से लगभग 32 लाइट ईयर दूरी पर ऐसी खोज की जाएगी। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर भी एक डिस्टेंस की इकाई होती है, यूनिट होती है, और ये जो डिस्टेंस होता है वो होता है उतना डिस्टेंस जो कि लाइट के द्वारा एक साल में तय किया जाता है। लगभग वो डिस्टेंस एक लाइट ईयर होता है। लाइट के द्वारा एक ईयर में जितना भी डिस्टेंस कवर किया जाता है वो एक लाइट ईयर होता है, और 32 लाइट ईयर की दूरी पर ऐसा हैबिटेट प्लेनेट खोजा जाएगा चाइना के द्वारा। अगर हम बात करें तो द प्रोजेक्ट नेम्ड क्या है? क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। इस प्लेनेट को, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है CHES, यानी क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। ठीक है, ये फर्स्ट स्पेस मिशन होगा जो कि इस तरीके का होगा जिसमें हम क्या है, हैबिटेबल प्लेनेट की खोज कर रहे हैं। अगर हम बात करें चाइना की कैपिटल की तो वो बीजिंग है, और चाइना की करेंसी रेनमिनबी है, और चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो जी जिनपिंग है। जी जिनपिंग यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। आगे बढ़े, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे 2022 एनुअली ऑब्जर्व्ड 20 मई। 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20 मई टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेट्रोलॉजी। मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज एनुअली सेलिब्रेटिंग ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द मीटर कन्वेंशन ऑन 20 मई 1875। 1875, 20 मई 1875 को एक कन्वेंशन हुआ था, मीटर कन्वेंशन के नाम से इसको जाना जाता है, और इस कन्वेंशन को एनुअली सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 20 मई 1875 को कौन सा कन्वेंशन हुआ था जिसके आधार पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हर साल एक थीम के साथ इस दिवस को मनाया जाता है। तो इस साल की थीम क्या थी? जो इस साल 2022 की जो थीम थी वो थी मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा, यानी मेट्रोलॉजिकल डिजिटल एरा में कैसा है, ये इसकी थीम थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी ये है पेरिस, फ्रांस में। अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ये कब स्थापित हुआ? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे हेडक्वार्टर जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ए फ्रेंचाइज इन यूएई बेस्ड T20 लीग बॉट बाय अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप में क्या किया है? अदानी ग्रुप ने यूएई बेस्ड कोई T20 लीग है, यूएई बेस्ड T20 लीग है ना, जो उसमें फ्रेंचाइज खरीद ली है। ठीक है, उसमें एक टीम खरीद ली है। उसके बारे में देखें तो अदानी स्पोर्ट्स लाइन, अदानी स्पोर्ट्स लाइन क्या है? एक डिवीजन है अदानी ग्रुप का। अदानी स्पोर्ट्स लाइन एक अदानी ग्रुप का एक डिवीजन है। इन्होंने क्या किया है? एक हिस्ट्री क्रिएट की है बाय गेनिंग द राइट्स टू ओन और मैनेज ए फ्रेंचाइज इन यूएई टॉप T20 कंपटीशन। एक तरीके से टीम खरीद ली है। ठीक है, यूएई T20 कॉम्पिटिशंस में क्या है? एक टीम खरीद ली है। और ये जो यूएई T20 लीग है ये एक विच इज ए लाइसेंस्ड बाय एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड। जो यूएई T20 है इन्होंने लाइसेंस मिला है कहां से? एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से। और इसमें क्या होंगे? 34 मैच टूर्नामेंट होंगे। ठीक है, और 6 फ्रेंचाइज टीम है, यहाँ पर 6 टीम है और 34 यहाँ पर क्या होंगे? मैच होंगे। अगर हम बात करें अदानी ग्रुप के फाउंडर की, ये तो ये है गौतम अदानी जी। उसके बाद UN प्रोजेक्ट्स इंडिया टू ग्रो 6.4% इन 2022। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को 2022 में 6.4% बढ़ने का अनुमान लगाया, यानी भारत की जो ग्रोथ है वो 6.4% रहेगी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार। बढ़ते हैं
द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर यानी यूएन डेसा, यूएन डेसा ने क्या किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट जो कि अपडेट किया है 2022 में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं 6.7 से कितनी हो गई है, 6.4% हो गई है। यानी फिलहाल ये 6.4% है, इससे पहले वाले साल में ये 6.7% थी। यानी जो प्रोजेक्शंस है वो डिक्लाइन हो गई है। यानी जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है अब वो 6.4% रहेगी, पिछले साल ये 6.7% थी। अगर हम बात करें 2023 से 24 के लिए तो 6% जीडीपी ग्रोथ रेट को फोरकास्ट किया गया है यूएन के द्वारा। और अगर हम बात करें यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स, ये इन्होंने कहा है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, वैश्विक मुद्रास्फीति महंगाई, ये बढ़ने जा रही है 6.7% 2022 में। 2022 में जो इन्फ्लेशन है वो 6.7% बढ़ जाएगी, ऐसा अनुमान है यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट का। उसके बाद नेट जियो इंस्टॉल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक वेदर स्टेशन लॉन्च किया गया है, इंस्टॉल्ड किया गया है नेट जियो के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपसे पूछी जा सकती है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेस पर स्थापित किया गया वेदर स्टेशन किसके द्वारा इंस्टॉल किया गया था, ये नेट जियो के द्वारा इंस्टॉल किया गया था। अगर हम बात करें तो नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी हैज इंस्टॉल्ड ए वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन जो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थापित किया गया है। और ये कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, 8,830 मीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। तो 8,848 मीटर टोटल ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, उससे बिल्कुल पीक से कुछ नीचे 8,830 मीटर पर इसको इंस्टॉल्ड किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेट जियो टीम ये लीड की गई थी एक साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम है बेकर पेरी, जो वहां पर इंस्टॉल करने गई थी। नेट जियो की जो टीम थी उसमें एक साइंटिस्ट है बेकर पेरी, इन्होंने इस टीम को लीड किया था ताकि वहां पर वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थापित किया गया क्या एक प्रोजेक्ट वेदर स्टेशन है उसको लॉन्च किया जाए, एक इंस्टॉल किया जाए। तो बेकर पेरी यहाँ पर क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बेकर पेरी। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो नेशनल ज्योग्राफिक टीम ये क्या करेगी, इस स्टेशन को फुल्ली ऑपरेट करेगी 2025 तक। 2025 तक ये क्या है अपनी फुल वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा और उसके बाद 2026 में ये हैंडओवर कर दिया जाएगा नेपाल की गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये वेदर स्टेशन बनाया गया है माउंट एवरेस्ट पर, तो ये कब तक नेपाल गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया जाएगा, 2026 तक इसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो नेपाल क्या है अपना नेबर स्टेट है, और नेबर स्टेट्स के बारे में, नेबर कंट्री के बारे में क्या है आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेबर कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैंने कुछ इंक्लूड किए हैं, कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, एक बार आप इनको जरूर देखेंगे। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है शेर बहादुर देवबा। ठीक है, शेर बहादुर देवबा यहाँ पर क्या है प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी यहाँ पर क्या है प्रेसिडेंट है। यहाँ की कैपिटल का क्या है, काठमांडू है। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। नेशनल करेंसी सॉरी नेशनल लैंग्वेज यहाँ पर नेपाली है और करेंसी यहाँ पर नेपाली रुपीज है। अगर हम बात करें नेशनल स्पोर्ट्स की तो यहाँ पर वॉलीबॉल नेशनल स्पोर्ट्स है। और नेशनल एंथम यहाँ पर है सायु तुंगा थुंगा फूल का, सायु थुंगा फूल का। उसके बाद बाउंड्रीज की बात करें तो ये बाउंड्री कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बिहार, ये कितने, 5। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 5 ऐसे स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद नेपाल का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है। भारत का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, K2। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज K2 एंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय
इन इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा यहाँ की हाईएस्ट पीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेपाल की सबसे लंबी नदी की, तो ये है कारनाली। कारनाली नदी क्या है, नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इन गिफ्ट सिटी, अब ये गिफ्ट सिटी क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक ओपनड ए रीजनल ऑफिस। न्यू डेवलपमेंट जो कि ब्रिक्स बैंक है, इन्होंने अपना एक रीजनल ऑफिस खोला है गिफ्ट सिटी में। इसके बारे में पढ़े तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स कंट्रीज, जो कि ब्रिक्स कंट्रीज का क्या है, एक मल्टीलेटरल बैंक है, इसने जो कि संघाई में बेस्ड है। तो देखो देखो यहाँ पर क्या है, नई न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। एक तो ये कि ये ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा स्थापित किया गया बैंक है, और ये कहां पर है, संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। इन्होंने अपना पहला रीजनल ऑफिस खोला है इंडिया में। इंडिया का पहला रीजनल ऑफिस ब्रिक्स बैंक का, यानी एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट का जो पहला, भारत का पहला एक ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, वो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में इसको खोला गया है। और इसका जो अगर हम बात करें एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बारे में बात करें, तो इसका जो हेडक्वार्टर वो संघाई चाइना में है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मार्कोस पेराडो त्रोजो, मार्कोस प्राडो त्रोजो इसके प्रेसिडेंट है। अगर हम बात करें तो फाउंडर कंट्री कौन कौन सी है, ब्रिक्स कंट्री है, यानी ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ब्रिक्स कंट्री हैं, इन्होंने ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ओपन किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी एनडीबी की 15 जुलाई 2014 को, 15 जुलाई 2014 को एनडीबी की स्थापना की गई। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत, यानी धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है, पढ़े भारत नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है। इसके बारे में पढ़ें तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, आपसे पूछा जा सकता है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने लॉन्च किया है एक 100 डे रीडिंग कैंपेन, 100 दिन का रीडिंग कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है, उसको कहते हैं पढ़े भारत, ठीक है, भारत पढ़े, पढ़े भारत ऐसा कैंपेन लॉन्च किया है। ये 100 दिन का क्या है, एक कैंपेन है, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर किया गया एक कैंपेन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर किया गया एक कैंपेन है पढ़े भारत। अगर हम बात करें पढ़े भारत कैंपेन की, ये फोकस करेगा चिल्ड्रन स्टडिंग इन बाल वाटिका टू ग्रेड 8, 8वीं कक्षा तक, ग्रेड 8 तक जो भी बच्चे बाल वाटिका में पढ़ते हैं, तो उन पर फोकस करने के लिए ये एक पढ़े भारत कैंपेन शुरू किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, या एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री है, वो किसके अंडर है, वो धर्मेंद्र प्रधान के अंडर है। उसके बाद बात करें इंडिया रिसीव हाईएस्ट एवर एफडीआई फ्लो ऑफ 83.57 बिलियन यूएस डॉलर इन द ईयर 2022, यानी 2022 वर्ष के लिए, 2022 वर्ष के लिए जो इंडिया का जो वित्त वर्ष है, इंडिया का वित्त वर्ष है, उसमें एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो कितने का हुआ है, वो हुआ है 83.57 बिलियन यूएस डॉलर का। यानी जो निवेश है भारत में, जो विदेशी निवेश है, वो 83.57 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ है। कौन से साल, 2022 साल में, ठीक है। अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंडिया हैज रिकॉर्डेड, इंडिया ने रिकॉर्ड किया है एनुअल वार्षिक एफडीआई इनफ्लो, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका जो इनफ्लो है वो कैलकुलेट किया है 83.57 बिलियन और 2022 के लिए। अगर हम बात करें तो 2020 से 21 तक ये जो इनफ्लो था ये 81.97 था, अब ये 83.57 हो गया है, ठीक है, 57। अगर हम बात करें तो ये जो है एफडीआई इक्विटी इनफ्लो है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा मिला है, ठीक है। अगर हम बात करें
की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री में हुआ है, कौन से सेक्टर में हुआ है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा हुआ है। यानी भारत को एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा रिसीव हुई है और ये इंक्रीज हो गई है 76% इन 2021 टू 2022। 2021 से 22 वर्ष के दौरान जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई है वो 76% बढ़ चुकी है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज कौन से हैं, जो सबसे ज्यादा जहां पर इन्वेस्ट होता है, मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर कंपनी जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, भारत में जो इन्वेस्ट करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो टॉप पर आती है सिंगापुर ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है, 27% किया है, और ऐसे ही उसके बाद यूएस ने 18% किया है और मॉरिशियस ने 16% किया है। तो टॉप 3 कंट्री यहां पर मैंने बता दी है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली कंट्री है वो सिंगापुर है, उसके बाद यूएस है और उसके बाद मॉरिशियस है। उसके बाद अगर हम बात करें, फोन पे ने खरीद लिया है वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वेल्थ डेस्क को। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेल्थ डेस्क एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, उसको किसने खरीदा, तो वेल्थ डेस्क को खरीदने वाली कंपनी है फोन पे। उसके बाद अगर हम बात करें, फोन पे एक इंडियन पेमेंट बिजनेस बैक्ड बाय वॉलमार्ट कंपनी है, यानी जो फोन पे है ये बैक की जाती है वॉलमार्ट कंपनी के द्वारा। इन्होंने एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म को खरीद लिया है, कितने में, 75 मिलियन टोटल में। ठीक है, ये एक टू वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, यानी फोन पे के अंडर 2 वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यानी फोन पे क्या करती है, कंट्रोल करती है अपने मैनेजमेंट को, वेल्थ मैनेजमेंट को बाय 2 फर्म्स, 2 फर्म्स यानी 2 प्लेटफॉर्म के जरिए क्या है, फोन पे अपनी वेल्थ मैनेजमेंट करती है। एक तो, और दोनों की कीमत कितनी है, 75 मिलियन डॉलर, 75 मिलियन डॉलर दोनों की कीमत है। उनमें से एक है वेल्थ डेस्क जिसकी कॉस्ट 50 मिलियन डॉलर है, और एक है ओपन क्यू इसकी कीमत है 25 मिलियन डॉलर। ठीक है, यानी फोन पे के अंडर 2 वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, एक की कीमत 50 मिलियन डॉलर है तो दूसरे की 25 मिलियन डॉलर है। अगर हम बात करें फोन पे की, तो इसके सीईओ हैं समीर निगम सीईओ हैं फोन पे के, और इसके फाउंडर है समीर निगम, राहुल चरी और बुर्जिन इंजीनियर राहुल चरी और समीर निगम क्या है, फाउंडर है किसके, फोन पे के। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसको स्थापित किया गया था 2015 में। अगर इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये है फ्लिपकार्ट, यानी फ्लिपकार्ट की ही ऑर्गेनाइजेशन है फोन पे। ध्यान रखना, फोन पे जो प्लेटफॉर्म है वो फ्लिपकार्ट का ही एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो है जीनियस एनर्जी विंस अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022। जो 2022 का अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज था उसको जीता है जीनियस एनर्जी ने। जीनियस एनर्जी कोई एक प्लेटफॉर्म है और एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या है, अमेजॉन का संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज जीत लिया है। बात करें एक इनोवेटर फ्रॉम राजस्थान, एक इनोवेशन कंपनी है जो कि राजस्थान से है, जिन्होंने डेवलप किया है टेक्नोलॉजी ऑफ सेविंग एनर्जी इन बॉयलर्स में कैसे एनर्जी को सेव किया जा सके, और किसका, स्टीम को रिसाइकल करके कैसे बॉयलर्स में एनर्जी को सेव किया जा सके, ऐसा एक इन्वेंशन किया है राजस्थान बेस्ड एक इनोवेटर कंपनी ने। और ये सुभाष ओला जी हैं जिन्होंने जीता है फर्स्ट प्राइज फॉर अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022। यानी 2022 का अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप जो चैलेंज है वो सुभाष ओला ने जीता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस हिज एंटरप्राइज की, उसके एंटरप्राइज की, जो सुभाष ओला जी हैं उनका एंटरप्राइज कौन सा है, ये है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो सुभाष ओला किसको चलाते हैं, कौन से इनोवेशन सेंटर को चलाते हैं, तो जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड उनका क्या है, एक एंटरप्राइज है। ठीक है, इन्होंने ये क्या जीता है, इन्होंने जीता है, आप ध्यान रखेंगे, ये जीता है अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022। इनको पहले ही स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, इस एंटरप्राइज को यानी जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन
प्राइवेट लिमिटेड एंटरप्राइज को द स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड पहले ही मिल चुका है। अगर हम बात करें 44वें बर्थ एनिवर्सरी की गामा पहलवान की, तो ये सेलिब्रेट की गई है पूरे विश्व में, पूरे नेशन में, सॉरी, ठीक है। तो पूरे देश में 144वीं जयंती जन्म दिवस मनाया गया है गामा पहलवान का, ठीक है। अगर हम बात करें गामा पहलवान के बारे में, ये इनका जन्म हुआ था 22 मई को 1878 में। 22 मई 1878 में गामा पहलवान का जन्म होता है। ये कश्मीरी मुस्लिम फैमिली से होते हैं और इनकी हाइट कितनी होती है, 5'8" होती है और वेट 110 किलोग्राम का होता है। गामा पहलवान एक लीजेंडरी रेसलर होते हैं और इन्होंने एक इंडियन हिस्ट्री को क्रिएट किया था, ठीक है। और जो आज के जो चैंपियंस हैं उनके लिए ये ट्रू क्या है, एक इंस्पिरेशन है, ठीक है। गामा पहलवान जो आजकल के जो रेसलर्स हैं वो उनको क्या है, अपना गुरु मानते हैं गामा पहलवान को, क्योंकि इनको रुस्तमे हिंद और रुस्तमे आजम के नाम से पुकारा जाता था। रुस्तमे हिंद और रुस्तमे आजम के नाम से पुकारा जाने वाले जो रेसलर हैं वो हैं गामा पहलवान। अगर हम गामा पहलवान की ख्याति के बारे में बात करें तो इन्होंने 1200 किलोग्राम का एक पत्थर उठा लिया था और जो आज बड़ौदा म्यूजियम में एक सिंबल ऑफ ऑनर एंड पावर के रूप में इसको स्थापित किया गया है बड़ौदा म्यूजियम में, ठीक है। अगर हम बात करें गामा पहलवान ने क्या किया था, तो गामा पहलवान ने 1200 किलोग्राम 1200 किलोग्राम का एक पत्थर उठाया था और वो पत्थर एज ए ऑनर और पावर, एज ए सिंबल ऑफ ऑनर एंड पावर कहां पर स्थापित किया गया है, बड़ौदा म्यूजियम में। उसके बाद अगर हम बात करें निखत जरीन की, इन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनके बारे में जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अगर हम बात करें तो निखत जरीन ये एक डेजलिंग परफॉर्मेंस इन्होंने दी है और हराया है थाईलैंड की ओलंपियन जूतामास जितपोंग को। जूतामास जितपोंग को इन्होंने हरा दिया है और भारत की 5वीं महिला खिलाड़ी बन गई है और इन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप इस्तांबुल में जो आयोजित हो रहा था उसको जीत लिया है, उसमें गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये 5वीं महिला है, भारत की 5वीं महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, तो इससे पहले वाली 4 महिला कौन सी है, मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरल और रेखा केसी, इन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैरी कॉम तो सभी जानते हैं बॉक्सिंग चैंपियन है, सरिता देवी किस खेल से संबंधित है, जेनी आरएल किस खेल से संबंधित है, लेखा केसी किस खेल से संबंधित है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज और आई होप आपको ये अच्छी लगी है। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।